इरफान ने उसके कूनों पर लात रसीद का पी। चलता हूँ। शेर मोहम्मद लड़खड़ाकर आगे बढ़ गया। इरफान से 2 कदम पीछे था। बरामदे में पहुंचकर शेर मोहम्मद ने अचानक ही घूमकर इरफान के पेट पर ठोकर मार दी और चारपाई पर पड़ी हुई बंदूक की तरफ लगता। लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचता, शारिक हवा में उड़ता हुए चारपाई पर गिरा और बंदूक पर कब्जा कर दिया। तुम तो वाकई बहादुर हो, वो शेर मोहम्मद की तरफ देखते हुए बोला। ये जानते हुए कि हम 4 हैं, तुमने मुकाबला करने की कोशिश की। मैं तुम्हारी मादे की दाद देता हूँ, लेकिन अब खामोशी से अंदर चलो। और एक बात जहन में रखना, कोई और चालाकी तुम्हारी जिंदगी का खात्मा भी कर सकती है। शेर मोहम्मद चंद में फूटवार नजरों से बारी बारी ने देखता रहा। फिर उसने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और बरामदे वाला दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले इरफान अंदर दाखिल हुआ। उसने दीवार टटोलकर बत्ती जलाई और शारिक वगैरह शेर मोहम्मद को धकेलते हुए अंदर आ गए। सड़क पर ट्रैफिक जारी था। इस खदशे के पीछे नजर के वो देख ना नीचे जाए, शारिक ने दरवाजा बंद कर दिया और सवालिया नजरों से इरफान की तरफ देखने लगा। इसे बांधकर यहाँ कालीन पर डाल देते हैं, हम इत्मीनान से अपना काम करते रहेंगे। इरफान ने उसकी निगाहों का मतलब समझते हुए कहा। शारिक इधर उधर देखने लगा। ये बड़ा हाल कमरा था, यूं पूरी तरह आरास्ता था। फर्श पर दबीज कालीन और सोफे बिछे हुए थे। शीशे की टाप वाली 3 काफी टेबल थी। एक दीवार पर खाना काबा की तस्वीर का बहुत बड़ा खूबसूरत फ्रेम आविदा था। बेंटल पीस पर भी डेकोरेशन की चीजें आरास्ता थी। हर चीज साफ सुथरी, जिसका मतलब था कि शेर मोहम्मद अपने फराइज से गाफिल नहीं था। तफैन बरामदे में जाकर चारपाई की पांति की रस्सी निकाल लाया और शेर मोहम्मद को बांधकर कालीन पर डाल दिया गया। हमें पिछले कमरे की तरफ जाना होगा, इरफान ने कहा। तुम दोनों यहीं रुको। शारिक ने समीना और तफैल की तरफ देखते हुए था। अव्वल तो यहाँ किसी और के आने की उम्मीद नहीं, लेकिन अगर कोई आ भी किया तो उड़ा देना उसे। तफैल ने जेब से पिस्तौल दिखा दिया और शेर मोहम्मद के सामने सोफे पर बैठ गया। शारिक और इरफान अंदरूनी दरवाजे में दाखिल हुए तो समीना एक बार फिर इधर उधर देखने लगी। इरफान और शारिक 2-3 कमरों से होते हुए एक कमरे में रुक गए। इस अलमारी के पीछे तय खामे का रास्ता है। इरफान ने शीशे के दरवाजे वाली एक अलमारी की तरफ इशारा किया। अलमारी को ताला लदा हुआ था और उसमें कुछ किताबें सजी हुई थी। तमाम बज़मी किताबें थी जिन्हें देखकर यही कहा जा सकता था कि हाजी बहुत दीनदार और नेक आदमी है। इरफान ने ताला तोड़ दिया और अलमारी खोलकर सबसे नीचे वाले तहखाने से किताबें निकालकर करीब पड़ी हुई कुर्सी पर रखने लगा। फिर खाली होने वाली जगह पर हाथ डालकर अंदर लगे हुए एक फुंडे को खींच लिया। पूरी अलमारी घूम गई। अलमारी के पीछे की तरफ एक कुशादा खला था। इरफान ने अंदर दाखिल होकर दीवार पर लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया और शारिक को इशारा किया। सलाह में रोशनी होगी। शारिक अंदर दाखिल हो गया। तकरीबन 4 फुट चौड़ी सीढ़ियां थी। वो दोनों सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गए। सीढ़ी उतरी कताम पर भी एक गरवाला था जिस पर मोटा सा ताला लगा हुआ था। इरफान ने पिस्तौल की नाल ताले पर रखकर ट्रैगर दबा दिया। ताला टूट कर लटक गया। उसे यकीन था कि फायर की आवाज इस कोठी से बाहर नहीं गई होगी। दरवाजे की दूसरी तरफ कुशादा हाल था जिसके इतराफ में कमरे बने हुए थे। वो एक एक कमरे का दरवाजा खोलते गए। 3 कमरे खाली थे। एक कमरे में लकड़ी की 15-20 पेटियां थी। शारिक ने 1-2 पेटियां खोलकर देखी। उन सब में रूसी 7 के पिस्तौल भरे हुए थे और आखिरी कमरे में लकड़ी की 4 पेटियां थी। उन्हें खोलते हुए शारिक की आंखें चमक उठी। अन तमाम पेटियों में सोने के बिस्किट भरे हुए थे और शारिक के अंदाजे के मुताबिक इस सोने का मजमूई वजन 4 टन से कम नहीं था। हैरत है, वो इरफान की तरफ देखते हुए बोला, इतना असला और सोना यहाँ मौजूद है, लेकिन इस कोठी को बिल्कुल गैर महफूज छोड़ दिया गया है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इरफान बोला, ये सोना और असला उस वक्त यहाँ लाया गया था जब तुमने कसूर ने उसका सोना लूटा था और उस वाक़े को 4 महीने हो चुके हैं। फिर यह कोठी पुलिस की नजरों में आ गई। हाजी की तलाश में पुलिस 3 मरतबा इस कोठी पर छापा मार चुकी है। हाजी ने इधर उसके बाद एक मरतबा भी इधर का रुख नहीं किया, लेकिन उसे ये इत्मीनान होगा कि सोना महफूज है। कुछ इस किस्म के हालात से 2-4 रहा है। उनके पीछे नजरों से यह असला और सोना कहीं और मुंतकिल करने का मौका ही नहीं मिला। उसे लेकर कहाँ जाता? हर जगह तो छापे पड़ते रहे हैं, इसलिए हर जगह गैर महफूज से मिल गए। उसे यह माद यहीं रहने दिया। सिर्फ एक चौकीदार था जाना भी एक नफसियाती हरबा हो सकता है। कुवसीन कोठी का सामान की देखभाल के लिए है। फिर से इस तहखाने का रास्ता हाजी और मकसूद के अलावा किसी को भी मालूम नहीं। मुझे भी एक रोज महज इत्तफाक से पता चल गया था और मैंने हाजी से इसका जिक्र नहीं किया था। यह कोठी तो अब भी पुलिस की निगाह में होगी, शारिक बोला। अगर पुलिस को बनट भी मिल गई कि यहाँ कोई मौजूद है तो वो रेड करने में ज्यादा बेन नहीं लगाएंगे। इसीलिए तो बरामदे वाला दरवाजा बंद कर दिया गया है और कोई फालतू बत्ती भी नहीं जलाई ताकि किसी की तवज्जो मबजूल ना हो सके। वैसे भी हम क्या प्रोग्राम है? इरफान ने सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। टेलीफोन कहाँ है? शारिक ने पूछा। ऊपर, इरफान ने जवाब दिया। वो दोनों ऊपर उस कमरे में आ गए जहां टेलीफोन मौजूद था। उसकी आवाज सुनकर समीना भी उस कमरे में आ गई। शारिक ने फोन का रिसीवर उठाकर SP सोहेल के दर का नंबर मिलाया। कार उसकी बेटी ने रसीद दी थी। पापा खाने की बेस पर हैं, कुछ मेहमान आए हुए हैं, आप 1 घंटे बाद फोन कीजिएगा। उसने था। उनसे कहो शारिक का फोन है, खाना था कर बुरी इस नंबर पर रिंग कर लें। मैं यहाँ चंद मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगा। शारिक ने सेट पर लिखा हुआ नंबर नोट करवा कर रिसीवर रख दिया।
सिर्फ 2 मिनट बाद फोन की घंटी बजी। शारिक ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठा लिया। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक कॉल एसपी सोहेल की थी। मुझे शारिक से बात करनी है, अभी उसने मुझे फोन किया था। शारिक ही बोल रहा हूँ जनाब, शारिक ने जवाब दिया। आपको खाने के दौरान जहमत दी, लेकिन क्या करो, मेरे पास वक्त कम है और इतना बहुत अहम। अब फरमाइए क्या हुक्म है। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तरसील से बताओ, सोहेल ने कहा। यासले की चंद पेटियां और तकरीबन 4 टन सोने की बिस्किट आपका इंतजार कर रहे हैं, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह कहाँ, फौरन बताओ, मैं आ रहा हूँ, सोहेल बोला। दारोगा वाला में आजी की पुरानी कोठी है, शारिक बताने लगा। उस कोठी के तहखाने के 2 कमरों में असला और सोने की पेटियां रखी हुई हैं। मैं तहखाने का दरवाजा खुला हुआ छोड़ जाऊंगा। एक कमरे में आपको हाजी का एक आदमी भी बंधा हुआ मिलेगा। तो आप कितनी देर में आ रहे हैं? 1 घंटा तो लगेगा, सोहेल ने जवाब दिया। मैं ठीक 1 घंटे तक इंतजार करूंगा और आपसे पहले यहाँ किसी और को नहीं पहुंचना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रही हैं ना? शारिक बोला। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। सोहेल कुछ और कहना चाहता था मगर शारिक ने फोन बंद कर दिया। एसटी सोहेल 1 घंटे बाद यहाँ आ रहा है, जाहिर है वो अकेला नहीं होगा, हम उसके आने से चंद मिनट पहले यहाँ से निकल जाएंगे। शारिक ने समीना और इरफान की तरफ देखते हुए कहा। और उसके 1 घंटे के दौरान क्या किया जाए? इरफान बोला। चाय पी जा सकती है, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं घूमती हूँ किचन की तरफ निकल गई थी, वहाँ हाल चील नोड़ी था। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चाय बनाकर ले आओ, हमने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, शारिक ने कहा। समीना किचन की तरफ चली गई और वो खाल कमरे में आ गए। शेर मोहम्मद कालीन पर पड़ा था, उसके दोनों हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे और उसी लस्सी से पैर भी बंधे हुए थे। तवैल उसके सामने सोफे पर बैठा पिस्तौल से खेल रहा था। 15 मिनट बाद समीना चाय बनाकर ले आई। चाय के दौरान गुफ्तगू भी जारी रही। इरफान ने शारिक से सवाल किया था तो उसने एसपी सोहेल को इतला क्यों दी? इसलिए तो वो एक दयानतदार और फर्जशनास अफीसर है, शारिक ने जवाब दिया। हाजी कैडो के बारे में इससे पहले भी उसको इतला देता रहा हूँ। अब यहाँ सोने की बिस्किटों की 4 पेटियां हैं और मैं दावे से कहता हूँ कि उन पेटियों में से एक भी बिस्किट गायब नहीं होगा। पुलिस का हर आदमी अगर ऐसा ही जिम्मेदार और फर्जशनास और दयानतदार होता तो हम इस तरह तबाही के दाने पर ना खड़े होते। वो लोग इसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। तकरीबन 45 मिनट बाद वो लोग उठकर बरामदे में आ खड़े हुए, फिर कोठी से बाहर आ गए। पुलिस अब किसी भी वक्त पहुंच सकती थी। अगरचे 10:30 बजे थे, लेकिन सड़क पर अब भी ट्रैफिक रमा दवा था। ज्यादा आमदोर इस बसों, ट्रकों, ट्रैक्टर ट्रालियों की थी। वो चारों कोठी से तकरीबन 50 गज आगे जाकर सड़क पार करके इस तरह खड़े हो गए जैसे किसी बस वगैरह का इंतजार कर रहे हो। उन्हें आधा घंटा मजीद इंतजार करना पड़ा और फिर सफेद रंग की कार और पुलिस की 4-5 गाड़ियां कोठी के सामने रुकी। मुसल्ला पुलिस वाले गाड़ियों से उतरकर कोठी के सामने फैल गए। दरवाजा खुला हुआ था, कुछ पुलिस वाले राइफलें ताने अंदर घुस गए। सफेद कार से उतरने वाला शख्स सादा लिबास में था, वो भी कार से उतरकर दौड़ता हुआ कोठी में घुस गया। शारिक वगैरह सड़क के दूसरी तरफ खड़े देख रहे थे। उसने दूरी से सफेद कार से उतरने वाले सादा लिबास पुलिस वाले को पहचान दिया था, वो एसपी सोहेल था। शारिक मुतमईन हो गया। चंद मिनट बाद उसने जल्लू की तरफ आने वाली एक वैगन को इशारा किया। वैगन तकरीबन खाली थी, वो चारों उसमें बैठ गए। कोठी के सामने से गुजरते हुए शारिक ने गर्दन घुमा कर देखा। एसपी सोहेल एक बवर्दी इंस्पेक्टर के साथ कोठी के गेट पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। शारिक के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अखबार में यह खबर पढ़कर हाजी नाच उठा था। वो उन दिनों शमनाबाद में अपने एक पुराने कारकुन सुल्तान की कोठी में पनाह लिए हुए था। सुल्तान दरअसल जर्मनी में उसका नुमाइंदा था। वो कई साल से जर्मनी में रहाइश पजीर था। जर्मनी के अलावा मशरकी यूरोप और कई ममालिक से उसके राब्ते थे। कारोबार की आड़ में जर्मनी में जो भी माल पहुंचता वो सुल्तान के जरिए ही तहसील होता था। लेकिन कुछ अरसे से माल की तरसील में गड़बड़ हो गई। एक मरतबा तो उसने जर्मनी के एक अखबार में भी यह खबर पड़ी थी कि पाकिस्तान में इरवन के बैनुल-अक़वामी समगलर हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी करके छापे मारे जा रहे हैं। उसे थोड़ी बहुत गड़बड़ का तो पता चला, लेकिन तस्वीरी हालात मालूम नहीं थे। जर्मनी ने उसे मुख्तलिफ पार्टियों से मामलात में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। पाकिस्तान से माल नहीं पहुंच रहा था और पार्टियों से परेशान कर रही थी। उसने कई मरतबा हाजी से राब्ता करने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और बिलातर सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए खुद आ गया था। लाहौर पहुंचकर भी उसने हाजी से राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन फौरी तौर पर कामयाबी नहीं हुई थी। यहाँ आने के दूसरे दिन उसे बड़ी हैरत हुई कि हाजी जैसा बासर आदमी पुलिस से छुपता फिर रहा था। लाहौर पहुंचकर ही सुल्तान को शारिक और समीना के बारे में भी पता चला। उन दोनों के बारे में उसने सुना जरूर था, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई थी। सूरत-ए-हाल से अंदाजा होता था कि हाजी की तबाही के जिम्मेदार समीना और शारिक ही हैं। कई रोज बाद सुल्तान मकसूद से राब्ता करने में कामयाब हुआ और मकसूद ही से उसे सूरत-ए-हाल का इल्म हुआ। मकसूद से बात होने के दूसरे ही दिन टेम्बर मार्केट वाले असले के गोदाम पर छापा पड़ा था और फिर अखबारात में शाये होने वाली खबरों से पता चला था कि हाजी की तबाही के जिम्मेदार शारिक और समीना ही थे। वही हाजी का अड्डों की मुखबरी कर रहे थे। अखबारात में शाये होने वाली खबरों से भी यह अंदाजा हो गया था कि शारिक भी पुलिस को इतना ही मतलूब है जितना थे हाजी। लेकिन सुल्तान की हैरत की बात यह थी कि एक आम आदमी हाजी से तो शदीद नफरत करता था।
लेकिन शायर को ना सिर्फ अवाम की हमदर्दियां हासिल थी बल्कि पुलिस का आले सतह का एक हल्का भी उसकी हमायत में था। और बिन मकसूदी से सुल्तान को यह पता चला कि हाजी उन दिनों चौधरी करामत की यहाँ पनाह गई है। वो करामत के बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही मकसूद ने उसका फोन नंबर या पता वगैरह बताया था। वो हाजी से बात करना चाहता था, लेकिन मकसूद ने कहा था कि हाजी को उसका नंबर दे दिया गया है, वो मुनासिब वक्त पर खुद ही उससे राब्ता कर लेगा। और दिन उस रात 11 बजे के करीब उसे हाजी का फोन मिला था। फोन पर ज्यादा तफसील से बात नहीं हुई थी। हाजी ने सिर्फ इतना कहा था कि उसके घर आ रहा है और फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद हाजी 2 आदमियों के साथ उसकी कोठी पर पहुंच गया। उसमें एक रब नवाज था और दूसरा दिलावर। सुल्तान की कोठी 20 कनाल के रकबे पर मुश्तमिल थी। एक हिस्से पर रिहायशी इमारत थी और बाकी हिस्से पर बहुत बड़ा लान बना हुआ था। कोठी की दीवार के साथ साथ अंदर की तरफ आम और जामुन के दरख्त भी थे। सुल्तान पीछे तवील अरसे से मुल्क से बाहर था, लेकिन उसका मुलाजिम बहुत मुनासिब तरीके से कोठी की देखभाल करता रहा था। कोठी के सामने 20 फुट चौड़ी पुख्ता सड़क थी। उससे आगे 15-20 फुट चौड़ा पुख्ता नाला था। उस नाले के वस्त में 3-4 फुट चौड़ी नाली थी जिसमें पानी बहता रहता था। बाकी सब खुश्क था, अलबत्ता बरसात के दिनों में यह नाला पानी से भर जाता था। पिछले दिनों की बारिश से उस नाले में अब भी थोड़ा बहुत पानी था। नाले की दूसरी तरफ भी ऐसी ही सड़क और उसके साथ कोठियां थी। सुल्तान की कोठी के पिछली तरफ कुशादा गली थी और उस तरफ भी गेट था। उन कोठियों में रहने वालों की आमदनी ज्यादा उसी गली से होती थी। फिर हाजी की दाढ़ी नाले वाली तरफ से आई थी। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। जिस तरह उनकी आमद हुई थी उससे सुल्तान को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि हाजी अब यहीं रहेगा, कम अज कम उस वक्त तक जब तक उसे कोई खतरा महसूस ना हो। हाजी साहब, सुल्तान ने कहा, यहाँ के हालात देखकर और मकसूद की बातों से यह अंदाजा हुआ है कि आपके खिलाफ इन कार्रवाइयों में शारिक और समीना का बड़ा हाथ है। ये लोग कौन है? क्या दुश्मनी है आपसे इनकी? मैंने तो सुना था कि वो आपका राइट हैंड है। गलती मेरी ही थी, हाजी ने कहा। मैंने उसे फुटपाथ से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन वो बहुत कम ज़रफ निकला। वो दरअसल सांप है जिसे मैंने आस्तीन में पाला था। अब वो मुझे बार बार डस रहा है। लेकिन वो आपके खिलाफ क्यों हुआ? उसकी कोई वजह तो होगी, सुल्तान ने पूछा। मैंने तो सुना है उसने आपके लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। आज तक की तारीख में इरवन की सबसे बड़ी खेप उसी ने समंदर के रास्ते मुल्क से बाहर पहुंचाई थी। हाँ, ये दुरुस्त है, हाजी ने कहा। मुझे ये इतराफ है कि वाकई बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे उसने, लेकिन मुझे बर्बाद करने में भी उसी का हाथ है। वो अब तक मुझे अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा चुका है। मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया उसने। मेरे मुंह पर कालक मल दिया। पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है। पूरी दुनिया में मेरी साख तबाह कर दिया उसने। उसकी कोई वजह तो होगी, सुल्तान ने कहा। वजह? हाजी ने उसे घूरा। उसे माल लेने के लिए अफगानिस्तान भेजा था। वहां उसकी नीयत में फतूर आ गया। अफगान एजेंटों को कत्ल करके उसने माल पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे आदमी बरवक्त पहुंच गए और ये जान बचाकर भाग आया। यहाँ आकर उसने मुझे एक नई कहानी सुना दी, लेकिन अफगान एजेंट भी यहाँ पहुंच गए और मुझे असल कहानी का पता चल गया। मैंने शारिद से बाल दुरुस्त करना चाहिए तो वो धमकियां देता हुआ भाग गया। मेरा ख्याल था वो वापस आएगा और डांट डपट कर मामला खत्म कर देगा, लेकिन उसने मेरे खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। अफसोस की बात तो यह है कि मेरे 2 आदमी उसके हाथ में मारे गए। सुल्तान को हाजी की इस कहानी पर यकीन नहीं आ रहा था। शारिक उसका कारिंदा ही तो था। हो सकता है इस तक कोई बेईमानी की हो, लेकिन मामूली सी बात पर इतना बड़ा हंगामा। इस किस्म के बिजनेस में ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं। और ऐसे मामलात इफामो तफीम से तय भी हो जाते हैं। फिर शारिक को हाजी की ताकत का अंदाजा होगा। उससे टकराने के लिए हिम्मत की जरूरत थी। और शारिक ने ये हिम्मत की थी तो यकीनन कोई अहम बात होगी। किसी छोटी सी बात के लिए वो अपने आप को खतरे में डाल नहीं सकता था। हाजी की बात पर यकीन ना करने के बावजूद सुल्तान ने उससे कोई इख्तलाफ नहीं दिया। लेकिन हाजी साहब उसकी तरफ देखते हुए बोला, इरफान तो आपका बहुत ही काबिल एतमाद आदमी था, उससे क्या हुआ? तुम इशारे को नहीं जानते, हाजी ने कहा। उसके साथ जो लड़की है ना, वो समीना, वो नागन है, नागन। उसने इरफान को अपने हुस्न के जाल में फंसा दिया है और इरफान महज उस खूबसूरत नागर की वजह से मुझे छोड़कर उनके साथ जा भी रहा है। सुल्तान ने मजीद कोई जिरा नहीं थी। वैसे उसे चुभा हो गया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। यकीनन आदि से कोई ऐसी गलती हो गई होगी जिसका खुमियाजा वो अब तक भुगत रहा है। उसने मामले की तहकीकात करने का फैसला किया और यह भी तय हो गया था इस मामले में अगर हाजी कसूरवार साबित हुआ तो वो उसे छोड़कर खामोशी से जर्मनी वापस चला जाएगा। हाजी को यहाँ आए हुए 2 दिन हो चुके थे और फिर तीसरे रोज अखबार में चौधरी करामत के कत्ल की खबर पढ़कर वो उछल पड़ा। उसके जिस्म के मुसाम से पसीना उगलने लगा। ये पहला मौका था कि हाजी इस कदर ज्यादा खौफजदा हुआ था। विविध रात चौधरी करामत ने उसे फोन पर बताया कि शारिक और इरफान आए थे और उसे हाजी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसने ना सिर्फ उन्हें टाल दिया बल्कि पुलिस को भी शारिक के बारे में फोन पर गुमनाम इतला दी थी और अब वो बच नहीं सकेगा। वो फोन पर बात कर ही रहा था कि शारिक की आवाज सुनाई दी। शारिक ने धमकी दी थी
हाजी को समझने में देर ना लगी थी, शारिक दोबारा वहां पहुंच गया था। उसके बाद हाजी ने कई मरतबा सोचा कि पुलिस को फोन करके करामत के मकान में शारिक की मौजूदगी से आगाह कर दे, लेकिन फिर उसने ये ख्याल जहन से निकाल दिया। वो जानता था कि शारिक बहुत चालाक आदमी है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल जाएगा, और अब अखबार में चौधरी करामत के कत्ल की खबर पढ़कर वो कांप उठा था। शारिक ने उसे धमकी भी दी थी कि अब वो बराह रास्त उसके सामने आएगा। जब से शारिक से तनाज़ा शुरू हुआ था, शारिक जी का पल्ला भारी था। शारिक उसे तबाही से दहाने पर रोंचा था, लेकिन हाजी अभी तक उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका था। बिगाड़ता तो क्या, वो तो उसका सुराग भी नहीं लगा सका था। उसके बरक्स खुद हाजी के हर दूसरे तीसरे दिन अपना ठिकाना बदलना पड़ता। और हाजी के लिए हैरत की बात तो ये थी कि शारिक फौरन ही उसके नए ठिकाने का पता चला लेता था। वो जिस तरह नायत खुफिया तौर पर चौधरी करामत के मकान से निकला था, उसे यकीन था कि अब शारिक उसका सुराग नहीं लगा सकेगा। लेकिन शारिक दोबारा ऐन उस वक्त करामत के मकान पर पहुंच गया जब करामत फोन पर उससे बात कर रहा था। वो शारिक ने करामत से खून का रसीवर छीन कर उससे बात की थी। 3-4 दिन गुजर गए, शारिक ने उससे कोई राब्ता नहीं किया था। शारिक ने चौधरी करामत से उसका ठिकाना मालूम करने की पूरी कोशिश की होगी। करामत ने अपनी जान तो दे दी होगी, मगर उसका ठिकाना नहीं बताया होगा। उस रोज हाजी रात भर बेचैन रहा। उसे एक लम्हे को भी नींद नहीं आ सकती थी। एक अजीब सा इसराम था। कभी वो बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलने लगता और कभी उठकर टहलने लगता। सुबह 5 बजे के करीब वो कमरे से निकलकर बाहर आ गया और नंगे पैर लान में घास पर टहलने लगा। दिलावर उस बरामदे में एक कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी गोद में क्लाशनकोव राइफल रखी हुई थी। दिलावर और रब नवाज रात को बारी बारी जाग घर पहरा देते रहे थे। वो सब ठंडी हवा चल रही थी। हाजी को घास पर टहलते हुए कुछ सुकून सा मिला। वो घास पर बैठ गया। दिलावर ने एक गार्डन चेयर उसके पास लाकर रख दी। कुर्सी पर बैठ जाए हाजी जी, घास पर ओस पड़ी हुई है, कपड़े गीले हो जाएंगे। ओए रहने दे ओए, हाजी बोला, अब तो हर चीज पर ओस पड़ गई है। दिलावर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। हाजी कुछ देर तक घास पर ही बैठा रहा, फिर उठकर कुर्सी पर बैठ गया और कुर्सी के पुश से टेक लगाकर ऊँगने लगा। 6:30 बजे के करीब दब की हल्की सी आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो इधर उधर देखने लगा। अखबार वाला गली से गुजरते हुए अखबार फेंक दिया था और दिलावर अपनी जगह से उठकर अखबार उठाने जा रहा था। हाजी ने फिर आंखें बंद कर ली। हाजी जी, ये देखे क्या हो गया। दिलावर की आवाज सुनकर हाजी ने गड़बड़ा कर आंखें खोल दी। ओ क्या हुआ है, क्या गया, मैं टूट पड़ी है अब। वो कुर्सी पर संभलकर बैठते हुए बोला। उसकी आंखें सुरू थी। दिलावर उसके करीब खड़ा था और उसने अखबार अपने सामने फैला रखा था। गजब हो गया हाजी जी, दिलावर बोला। पुलिस ने दारोगा मारी कोठी पर छापा मारा है और तहखाने का सारा माल पुलिस के कब्जे में आ गया है। क्या भगते हो, हाजी चल पड़ा। उसने दिलावर के हाथ से अखबार झपट लिया। पहली सफ़े पर 4 कालमी सूखी थी। शारिक की निशानदेही पर हाजी अब्दुल्ला की कोठी पर छापा, करोड़ों रुपए का असला और 4 मन सोना बरामद। हाजी उस खबर को पढ़ता चला गया। उसके दिमाग से दीन का गुबार निकल गया। वो चलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों की सुर्खी कुछ और बढ़ गई थी। वो उठकर खड़ा हुआ और सामने खड़े हुए दिलावर की तरफ देखते हुए धाड़ा। सुबह सवेरे यही मनहूस खबर सुनानी थी तुमने मुझे। यह खबर तो अखबार में छपी है हाजी जी, इसमें मेरा क्या कसूर है, दिलावर ने जवाब दिया। हाजी उसे घूरता हुआ अंदर आ गया और हाल तवरन एक सोफे पर गिर सा गया। दिलावर भी उसके साथ ही अंदर आया था। हाजी मुसलसल चीख रहा था। उस अखबार ने लिखा है कि एसपी सोहेल को शारिक ने उसकी कोठी से फोन पर इतलाब दी थी। मैं जानना चाहता हूँ शेर मोहम्मद कहाँ मर गया था, उसके होते हुए शारिक कोठी में दाखिल कैसे हुआ। हाजी दी अखबार ने भी यही लिखा है, जब पुलिस कोठी में दाखिल हुई तो तमाम दरवाजे खुले हुए थे और कोठी का चौकीदार शेर मोहम्मद कालीन पर बंधा पड़ा था। उस छोटी सी खबर में शेर मोहम्मद का बयान भी छपा है। आपने वो नहीं पढ़ा, दिलावर ने कहा। ओए मैंने तो सिर्फ यही एक खबर पढ़ी है जिसने मेरे दिल पर क़यामत ढा दी है। मेरा आखिरी एहसास वही था। मेरा ख्याल था पुलिस कभी इस तहखाने तक नहीं पहुंच सकेगी। उस तहखाने के बारे में तो शारिक को भी मालूम नहीं था। उसने पुलिस को कैसे बता दिया, वही तो आपको बता रहा हूँ, दिलावर बोला। ये शेर मोहम्मद का बयान तो पढ़े। उसके कहने के मुताबिक एक जवान और खूबसूरत औरत ने काल बेल बजाई थी। उसने जब दरवाजा खोला तो वो औरत अंदर घुस आई और उससे किसी अकबर नामी शख्स के बारे में पूछने लगी। इसी दौरान 3 आदमी अंदर घुस आए जिन्होंने उसे कमरे में लाकर रस्सी उसे बांध दिया। उन 3 आदमियों में एक इरफान था, दूसरा शारिक और तीसरा उसके लिए अजनबी। और वो खूबसूरत औरत समीना थी। समीना और अजनबी आदमी उसके पास खड़े रहे और शारिक और इरफान किसी और कमरे में चले गए थे। और भी काफी देर बाद शारिक ने किसी से फोन पर बात की थी। उसके बाद समीना ने किचन में जाकर चाय बनाई थी। वो तकरीबन 1 घंटा वहां रहे थे, फिर कोठी के दरवाजे खुले छोड़कर चले गए। उनके जाने के आधे या पौने घंटे बाद पुलिस आई। तहखाने का खुफिया रास्ता भी पुलिस को खुला हुआ ही मिला। एक सादा लिबास वाला पुलिस ऑफिसर अपने साथी से बार बार शारिक और समीना का जिक्र कर रहा था। तो ये इरफान की हरकत है, हाजी घुराया। जब वो भागा था मुझे उसी वक्त उन बातों का ख्याल रखना चाहिए था। ओए तुम मकसूद को फोन करो, उससे तो फौरन यहाँ आ जाए। हाजी के चीफ ने डांटने की आवाज सुनकर सुल्तान भी अपने तबरे से निकल कर आ गया था। उसके पूछने पर हाजी ने असमार उसकी तरफ बढ़ा दिया।
मालूम होता है शारिक आपके सारे राज जानता है। सुल्तान ने सब्र पढ़ने के बाद कहा, जब आपका झगड़ा हुआ था इन चीजों का बंदोबस्त आपको उसी वक्त कर लेना चाहिए था। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।